Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और आज जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट पर बेस्ड होने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी। जैसे कि आप ये जो पेज जहाँ से हम क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे वेबसाइट पर ही अवेलेबल हैं, जो कि आपका क्वेश्चन सेट 3 था फोरेंसिक डॉक्यूमेंट का। इसको हम आज डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प भी करेंगे। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम काफ़ी और भी सारी चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है विच टेक्निक इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग ऑल्टरेशंस इन डॉक्यूमेंट्स इंक दैट इज़ इनविजिबल अंडर नॉर्मल लाइट। तो ऐसी कौन सी टेक्निक का हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू जो भी ऑल्टरेशंस होते हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमको नॉर्मल लाइट में इनविजिबल होती है, समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर जो आपका इंफ्रारेड लाइट होती है, इंफ्रारेड लाइट आपका इस पर्पस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और काफ़ी हेल्पफुल होता है। यूवी लाइट जो रहती है बेसिकली इस पर्पस से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, मतलब हेल्प नहीं कर पाता है, बट जो इंफ्रारेड लाइट होती है वो ज़्यादा यहाँ पर यूज़फुल रहता है। अब जो आपकी इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस होती है, इट इज़ हाईली इफ़ेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग ऑल्टरेशंस सच एज ओवर राइटिंग और चेंजेस टू इंक, जो कि विजिबल नहीं होती है नॉर्मल लाइट में। यहाँ पर डिफरेंट इंक जो होती है एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट करती है इंफ्रारेड लाइट अलग तरह से, यानी कि अलग अलग अगर इंक होगी और उसमें अगर आप IR रेज को पास कराओगे तो दोनों अलग अलग इंक जो है वो डिफरेंट टाइप का लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, जिसकी हेल्प से जो भी मॉडिफिकेशंस हुए होते हैं उसमें उनको हम फाइंड आउट कर पाते हैं। अब यहाँ पर जो यूवी लाइट होता है ये यूज़फुल होता है फॉर एग्जामिनिंग फ्लोरोसेंस एंड इंक टाइप्स, बट इट इज़ लेस इफ़ेक्टिव। ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, उतना ज़्यादा अच्छे से ये हमको रिज़ल्ट नहीं दे पाता है। इस वजह से यूवी लाइट को उतना हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यूवी लाइट में एग्जामिनेशन के पर्पज़ से फ्लोरोसेंस लाइट यूज़ होती है। अब यहाँ पर जो पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग फिजिकल स्ट्रक्चर्स रैदर दैन इंक ऑल्टरेशंस। तो जो पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी होती है ये इंक में जो ऑल्टरेशन होता है उसको फाइंड आउट नहीं कर पाती है, इसकी जगह पर ये जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं उसको फाइंड आउट कर सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस के सेट ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो अगर आपने अभी तक इनको सबको नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो आपके एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट एस्पेक्ट ऑफ हैंड राइटिंग एनालिसिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द रिलेटिव डायमेंशंस एंड प्रोपोर्शंस ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। तो जब हम कोई भी हैंड राइटिंग की रिलेटिव डायमेंशन एंड प्रोपोर्शन का कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या पर्टिकुलर नाम हम देते हैं उसके लिए, तो ये होता है आपका प्रोपोर्शनल एनालिसिस, जहाँ पर हम हैंड राइटिंग का डिफरेंट हैंड राइटिंग जो है आपके पास उनके जो डायमेंशंस हैं, जो उनका प्रोपोर्शन है, उनकी एनालिसिस करेंगे। तो इसलिए इसका हमने नाम दे दिया प्रोपोर्शनल एनालिसिस। अब यहाँ पर क्योंकि हम ओवरऑल हैंड राइटिंग की बात कर रहे थे इसलिए ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल एनालिसिस। जब हम पर्टिकुलर कैरेक्टर की एग्जामिनेशन करेंगे तो वो आपका कैरेक्टर एनालिसिस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो प्रोपोर्शनल एनालिसिस होता है इन्वॉल्व करता है कंपेयरिंग द रिलेटिव डायमेंशंस and proportions of letters and words to assess the consistency and uniqueness of handwriting। तो प्रोपोर्शनल एनालिसिस करने का हमारा क्या पर्पस हुआ, हमें ये पता चल सके कंसिस्टेंसी एंड यूनिकनेस हैंड राइटिंग की। ये जो एनालिसिस होती है हेल्प करती है डिटरमाइन करने में वेदर डिफरेंट हैंड राइटिंग सैम्पल्स आर फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल और इफ़ अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन ऑल्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्राफोलॉजी स्टडीज़ होती हैं ये पर्सनालिटी इससे चेक होती है हैंड राइटिंग के थ्रू, मतलब जैसे कोई भी इंडिविजुअल किस तरह से लिख रहा है, क्या उसका अलाइनमेंट है, किस डायरेक्शन में उसका ज़्यादा फ्लो जा रहा है,
लेटर्स को बनाने का क्या तरीका है। तो ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करके इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो स्टडी होती है ये ग्राफोलॉजी कहलाती है। जो कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस होती है ये स्पेशली फोकस करती है यूनिक फीचर्स पे, लाइन क्वालिटी की एनालिसिस पे, जिससे कि जो राइटिंग होती है उसकी स्मूथनेस एंड जो फ्लो होता है राइटिंग का वो हमको पता चलता है। तो ये चीज़ हो गई आपकी प्रोपोर्शनल एनालिसिस, ग्राफोलॉजी एंड कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ये बेसिकली स्टेटमेंट और मतलब 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है जहाँ पर आपको चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो स्टेटमेंट 1 में बोला गया है अ टाइपराइटर रिबन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ टाइपरिटन डॉक्यूमेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो टाइपराइटर का रिबन होता है डेफिनेटली वो टाइपरिटन डॉक्यूमेंट की एज को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि जैसे जो टाइपराइटर का रिबन होता है वो जितना ज़्यादा यूज़ होता है उतना ज़्यादा उसमें से धीरे धीरे करके इंक कम होने लगती है। तो जितना फ्रेश होगा, जितना नया होगा, उतना ज़्यादा डार्क इंक का इम्प्रेशन आएगा, और जितना पुराना हो जाएगा उतना लाइट इंक का इम्प्रेशन आएगा। तो इस तरह से आप एज जो रिबन होता है टाइपराइटर का उसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट की एज को थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें तो टाइपराइटर रिबन्स डिटेरियोरेट ओवर टाइम एंड फोरेंसिक एनालिसिस कैन रिवील द एज एंड टाइप ऑफ रिबन यूज्ड। तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी वही लिख भी दिया इन्होंने। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ मैंने बताया था ना तो ये सारा यहाँ पर आपके सामने लिखा भी हुआ है एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में। द टाइपराइटर रिबन कैन यूज्ड क्लूज अबाउट द एज ऑफ रिबन एंड कंसिक्वेंटली documents age as typewriter ribbons age they show signs of wear and deterioration which can be analyzed by forensic experts। this analysis help करता है आपको aging of the document जिसको हम dating भी बोलते हैं as the condition of the ribbon can indicate whether it was used recently for or a long time ago। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें यहाँ पर पूछा गया है आपसे which method is commonly used to examine the layering of ink on a document to reveal alterations or additional writing। तो यहाँ पर जो भी alterations होते हैं या फिर कोई भी additional writing होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो लेयरिंग होती है इंक की उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, रिफ्लेक्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिंग या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है रिफ्लेक्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन इमेजिंग, क्योंकि इसके थ्रू जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर मिलते हैं। एंड ये एक तरह का मेथड होता है टू रिवील द लेयरिंग ऑफ इंक ऑन अ डॉक्यूमेंट। ये जो है कैप्चर करता है सरफेस की डिटेल्स को किसी भी डॉक्यूमेंट पर और अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में चेक करता है। तो उससे जो अलग अलग डिफरेंट इंक होती है वो डिफरेंट तरह से हाईलाइट होता है। जो भी ऑल्टरेशंस होते हैं या फिर जो भी एडिशनल राइटिंग होती है तो वो डिफरेंट लाइट में डिफरेंट तरह से आपको लाइट का इमिट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछ रहे हैं व्हाट डज फॉरेंसिक इंक डेटिंग इन्वॉल्व। तो फॉरेंसिक इंक डेटिंग जो रहता है जो इंक की एज होता है उसको फाइंड आउट करने को कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटरमाइनिंग द एज ऑफ इंक। ठीक है, ब्रांड से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। केमिकल कॉम्पोजिशन जो है ये हम TLC का यूज़ करके कर सकते हैं। उसके अलावा कंपेयरिंग इंक पैटर्न्स टू नॉन सैम्पल्स, इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। इंक डेटिंग का मतलब होता है एज का डिटर्मिनेशन करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फैक्टर दैट फोरेंसिक एग्जामिनर्स इवैल्यूएट व्हेन एनालाइजिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ सिग्नेचर। तो जब ऑथेंटिसिटी चेक करनी होती है सिग्नेचर की तो उस टाइम पर जो फोरेंसिक एग्जामिनर होते हैं वो क्या प्राइमरी फीचर चेक करते हैं, क्या प्राइमरी वो फैक्टर होता है। वो जो सिग्नेचर स्ट्रोक के पैटर्न्स होते हैं वो आपको सबसे पहले देखना होता है। जो सिग्नेचर्स आप कर रहे हो तो यहाँ पर जो स्ट्रोक्स बनते हैं, स्ट्रोक्स मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में एंडिंग में किस तरह का आपका फ्लो है। तो जो स्ट्रोक स्टार्टिंग वाला स्ट्रोक होता है, एंडिंग वाला स्ट्रोक होता है,
वो कितना ज़्यादा फ्लो है, कितना ज़्यादा क्लीन है, वो चीज़ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से आपकी फ्लुएंसी पता चलती है कि जो सिग्नेचर है वो फोर्ज तो नहीं करा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिग्नेचर स्ट्रोक पैटर्न्स, क्योंकि जैसे इंक का कॉम्पोजिशन हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, पेपर हो गया, वो किस तरह का है, तो इन पे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ता है, बट जो फ्लो होता है राइटिंग का वो चेंज नहीं होता है, बट जो सिग्नेचर स्ट्रोक पैटर्न्स होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हेन एनालाइजिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ सिग्नेचर, forensic examiner primarily evaluate the stroke patterns including the flow, pressure and speed of the signature। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड these patterns can reveal inconsistencies और forgeries। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं inconsistent typeface patterns in a document can indicate that it was produced using multiple typewriter। तो यहाँ पर जो टाइपफेस पैटर्न्स होते हैं इनकंसिस्टेंट अगर हैं, तो ये चीज़ का ये हमको बताता है कि हमने मल्टीपल टाइपराइटर यूज़ करा है। सेकेंड में कह रहे हैं कि ईच टाइपराइटर मॉडल वॉज यूनिक टाइपफेस दैट कैन क्रिएट डिस्टिंक्ट इम्प्रेशंस ऑन पेपर। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही हैं, क्योंकि जैसे कि टाइपराइटर का जो मॉडल होता है तो उसमें हर तरह के मॉडल में अलग अलग टाइपराइटर के मॉडल में अलग अलग टाइप फेस होगा, तो उसकी वजह से जो पेपर पे इंप्रेशन आएगा वो भी डिफरेंट होगा। अच्छा, टाइप फेस क्या होता है, जैसे कि आपको अल्फ़ाबेट लिखना है A B C D, तो ये जो होता है ना टाइपराइटर में एक मेटल की बॉल टाइप होता है, वो अलग अलग टाइप फेसेस अवेलेबल होते हैं, तो उसमें किस तरह का वो प्रिंटर है वो चीज़ उस पर डिपेंड करेगी। बट जो भी हमको लेटर को लिखना है, जैसे कि आपको कुछ लिखना है ABCD ही मान के चलिए आपको लिखना है, तो A को लिखने के लिए कहीं ना कहीं तो वो चाहे रबर के शीट पे हो, मतलब या फिर मेटल की शीट पे हो, तो वो जो कैरेक्टर्स इम्प्रिंट होते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे, जिसके थ्रू आपका इम्प्रेशन पेपर के ऊपर आता है, जब कोई भी बटन को आप हिट करते हो तो वो जहाँ पर अवेलेबल होता है तो उसको हम बोलते हैं टाइप फेस, है ना। जैसे कि आपको टाइपराइटर से A लिखना है, तो A लिखने के लिए A जो है कहीं ना कहीं आपका रिवर्स फॉर्मेट में टाइपराइटर में इम्प्रिंटेड फॉर्म में होगा, तो वो जो इम्प्रिंटेड फॉर्म में होगा उसको हम नाम देंगे टाइप फेस, है ना। अब जो टाइपराइटर है, टाइप फेस है, ये सब ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की जो सीरीज़ है ना उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो जो आपको डाउट यहाँ पर क्रिएट हो रहा होगा तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी टाइप फेस के अलग अलग टाइप भी होते हैं, जैसे कि कुछ बॉल के फॉर्मेट में होते हैं, कुछ मेटल के उस पे होते हैं, कुछ रबर के उसमें होते हैं, तो ये चीज़ आपके अलग अलग तरह के होते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की सीरीज़ में जब टाइपराइटर कवर किया वहाँ पर बहुत अच्छे से करा हुआ है, तो इसको आप लोग वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका स्टेटमेंट 1 है ये तो सही हो गया, जो स्टेटमेंट 2 वाला सही हो गया। 1 में कह रहे हैं इनकंसिस्टेंट टाइपफेस पैटर्न जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट में अगर हमको इंडिकेट हो रहे हैं, मतलब मल्टीपल टाइपराइटर है, तो सीधी सी बात है कि अगर टाइपफेस पैटर्न में अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है, एक ही लेटर अगर आपको अलग अलग तरह से नज़र आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि अलग अलग टाइपराइटर्स यूज़ करे गए। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है मिस अलाइनमेंट ऑफ टाइपरिटन टेक्स्ट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट ऑल्टरेशंस इन अ डॉक्यूमेंट। तो अगर कोई भी मिस अलाइनमेंट हुआ है टाइपरिटन टेक्स्ट में, कोई भी पेपर के ऊपर आपने कोई कंटेंट लिखा और उसका अलाइनमेंट उतना प्रॉपर नहीं है, तो वो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो मशीन है, जो आपका टाइपराइटर है, उसका डिफेक्ट है, तो ये ऑल्टरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में कह रहे हैं टाइपराइटर्स यूजुअली प्रोड्यूस करते हैं कंसिस्टेंट एंड अलाइंड टेक्स्ट अनलेस मैकेनिकल इश्यूज और ऑल्टरेशंस अकर। तो जब तक उसमें कोई भी मैकेनिकल इशू ना हुआ हो या फिर कोई ऑल्टरेशन ना हुआ हो, तब तक वो कंसिस्टेंट ही रहते हैं, अलाइनमेंट उनका बिल्कुल सही रहता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अगर कोई मिस अलाइनमेंट हुआ है तो इसका मतलब टाइपराइटर में कोई दिक्कत हुई है, कोई ऑल्टरेशन हुआ है। और स्टेटमेंट 2 भी सही है कि वो नॉर्मली आपका सही काम करते हैं। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा गया है presence of unique typewriter defects or wear patterns can be used to match or document to a specific typewriter। तो कोई भी यूनिक टाइपराइटर डिफेक्ट या फिर वियर पैटर्न आपको दूसरे टाइपराइटर से मैच करने में, कंपेयर करने में हेल्प करता है। बात सही है। ईच टाइपराइटर डेवलप करते हैं डिस्टिंक्ट वियर पैटर्न्स और डिफेक्ट्स जो कि लीव करते हैं यूनिक मार्क्स, यूनिक पैटर्न्स डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ये भी सही है। जैसे अलग अलग आपका डॉक्यूमेंट है, अलग अलग आपका टाइपराइटर है और उसमें अगर कोई वियर एंड टियर होगा वो हर एक टाइपराइटर का यूनिक होता है, क्योंकि उस टाइपराइटर को यूज़ करने के लिए जो इंडिविजुअल उस पर काम कर रहा है वो सारे उसके फीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह से वो उसको मैनेज कर रहा है, किस तरह से वो उसको ध्यान दे रहा है, किस तरह से उस पर वो काम कर रहा है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर टाइपराइटर में किस तरह का वियर एंड टियर हो रहा है। तो इस वजह से हर टाइपराइटर में जो डिफेक्ट्स होते हैं, जो वियर एंड टियर पैटर्न्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यहाँ पर ना जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है इसको हम पढ़ के आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट जो वर्ड्स में आपको समझा दे रही हूँ तो इसको आप लोग चाहो तो बाद में रीड कर लीजिएगा, वेबसाइट पर सब अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, पूछा गया है विच फोरेंसिक टेक्निक हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इरेज्ड और ऑल्टर्ड राइटिंग बाय एनालाइजिंग द लाइट एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में जब हम इरेज्ड या फिर ऑल्टर्ड राइटिंग को एनालिसिस करनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं यूज़, तो यहाँ पर जो यूवी फ्लोरोसेंस होता है हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि यूवी फ्लोरोसेंस की हेल्प से जो इरेज या फिर ऑल्टर्ड राइटिंग होती है तो वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। तो यूवी फ्लोरोसेंस इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट इरेज्ड और ऑल्टर्ड राइटिंग बाय एनालाइजिंग हाउ डिफरेंट सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट यूवी लाइट। किस तरह से अलग अलग सब्सटेंसेस, अलग अलग सर्फेसेस यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उस प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ऑल्टर्ड एरियाज होते हैं शो करते हैं डिफरेंट यूवी लाइट रिवीलिंग चेंजेस दैट आर नॉट विजिबल अंडर नॉर्मल लाइटिंग। अच्छा, यहाँ पर ये जो आगे की लाइन है ये कहीं और से गलत आ गई है, तो इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, इतना गलत है। बाकी जो मेन था वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। तो ये जो सारा कंटेंट है, ये जैसे कि आप देख सकते हो हमारी कंटेंट राइटर हैं भावना शर्मा, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, तो इन्होंने ये सारा कंटेंट बनाया है। तो काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर फ्रेम करे जाते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर आप क्वेश्चंस को देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत कुछ है आपके स्टडी पर्पज़ से, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये सारा ही आप एक्सेस कर सकते हो और जितना मैंने समझाया है ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।